पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, जिसमें आज हमारे पास है बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसको समझने से पहले इंटरफेरेंस को कैसे डिफाइन किया गया है फिजिक्स में उसको समझते हैं। अगर हमारे पास एक सिंगल सोर्स है, एक अकेला सोर्स है लाइट का, तो वो अपने अराउंड लाइट एनर्जी को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर टू कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो फिर लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। अगर क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है, एक वेव के क्रेस्ट से दूसरे वेव का क्रेस्ट और ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है, तो फिर क्या होगा? लाइट की इंटेंसिटी होगी मैक्सिमम। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर एक के क्रेस्ट से दूसरे का ट्रफ मिल रहा है तो लाइट की इंटेंसिटी हो जाएगी मिनिमम। इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहां पे जो लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, जब टू कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो लाइट एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उनके अराउंड वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। सिंगल सोर्स है तो लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, टू कोहेरेंट सोर्सेज तो लाइट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म। और ये जो लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, टू कोहेरेंट सोर्सेज आने की वजह से लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो कैसे डिफाइन किया गया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को, इसको देखेंगे। इसके बाद बहुत मजा आने वाला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। पहले इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की डेफिनेशन बना लेते हैं। द फिनोमिनन of redistribution of energy, the phenomenon of redistribution of energy, phenomenon of redistribution of energy due to superposition of light waves from टू कोहेरेंट सोर्सेस। एक बार फिर से, लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन कब? ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। इसे कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है? वो फिनोमिनन जहां पे लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। कब? जब सुपरपोजिशन होता है लाइट वेव्स का फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। अब मैंने इससे पहले भी आपको बताया था इंटरफेरेंस टू टाइप्स का हो सकता है हमारे पास। कौन कौन? एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पे होता है? जहां पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम, और जहां पे लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम वहां पे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैक्सिमम कब होती है लाइट की इंटेंसिटी? जब एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ मिल रहा है और ट्रफ के साथ मिल रहा है। जब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ, तो लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम, वहां पे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, अगर हमारे पास जो लाइट वेव्स हैं, दो कोहेरेंट सोर्सेज से जो लाइट वेव्स आ रही हैं, अगर उनका एम्पलीट्यूड सेम है तो यहां पे लाइट की इंटेंसिटी 4 टाइम्स और यहां पे लाइट की इंटेंसिटी 0, अंधेरा। मतलब लाइट और लाइट मिलके डार्क बना देते हैं, उसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, इतनी बात समझ में आई। फिर से, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? इससे पहले भी बताया था, जो ऐसी लाइट वेव्स बनाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम और कांस्टेंट फेज डिफरेंस रहे। ठीक है। अच्छा, अब देखो, हाइजन ने कहा ऐसा हो सकता है भाई, अगर हम दो कोहेरेंट सोर्सेज लेके आ जाएं तो हम लाइट और लाइट को मिला के अंधेरा बना सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम दिखा सकते हैं। लेकिन दो कोहेरेंट सोर्सेस लाई कहां से? इससे पहले मैंने आपको बताया था, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। दो अलग अलग सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो फिर कोहेरेंट सोर्सेस लाई कहां से? ये बात रही। हाइजन ने बता तो दिया कि ऐसा हो सकता है, हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, लेकिन उसके लिए जरूरत है कोहेरेंट सोर्सेस की। अब कोहेरेंट सोर्सेस वो ला नहीं पाए। ये कोहेरेंट सोर्सेस लेके आए थॉमस यंग 1801 में, और उन्होंने किया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कहां से लाए वो कोहेरेंट सोर्सेस, अब ये समझते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कहां से थॉमस यंग 1801 में टू कोहेरेंट सोर्सेस लेके आए, जबकि हम जानते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो लिखिए अब, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, फिजिक्स के टॉप 10 एक्सपेरिमेंट्स में से एक है ये, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
कहां से ये कोहेरेंट सोर्सेस लेके आया? अच्छा मैं अभी बताऊंगा ना कहां से ये कोहेरेंट सोर्सेस लेके आया। आप बोलोगे तो बहुत ईजी था, लेकिन इस छोटी सी चीज को सोचने में काफी टाइम लग गया। अब देखिए कहां से लेके आए कोहेरेंट सोर्सेस। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में थॉमस यंग ने क्या किया, उन्होंने एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स लिया। कैसा? मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक, मोनो सिंगल, क्रोम कलर। मोनोक्रोमैटिक मतलब ऐसा सोर्स जिसमें एक ही कलर की लाइट है, ये कहें एक ही वेवलेंथ की लाइट है, जैसे ग्रीन कलर, येलो कलर, कुछ भी समझ लो। यहां पे व्हाइट लाइट नहीं लेके आ सकते थे, क्योंकि व्हाइट लाइट में होते हैं 7 कलर्स, मतलब 7 वेवलेंथ, और सब वेवलेंथ अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे। तो जो 7 कलर्स है वहां पे 7 इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे। व्हाइट लाइट में 7 कलर्स, वो 7 इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे, और एक का इंटरफेरेंस पैटर्न दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएगा, एक का फिर तीसरे का पहले वाले के साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा वो क्लियर नहीं मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए इंटरफेरेंस मिलने के लिए हमें चाहिए मोनोक्रोमैटिक सोर्स, मतलब मोनो सिंगल क्रोम कलर, सिंगल कलर वाला सोर्स, या ये कहें सिंगल वेवलेंथ वाला सोर्स। ठीक है। अब देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या किया यंग ने, थॉमस यंग ने क्या किया, मोनोक्रोमैटिक सोर्स लेके आए, और यहां पे उन्होंने एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा। ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे वुडन बोर्ड समझ लो, कुछ समझ लो, और यहां पे उन्होंने 2 स्लिट्स बना ली, बहुत पास पास 2 छेद कर दिए, बहुत पास ये कर दिया, ऐसे समझ लो 0.5 mm, बहुत पास पास है। अब देखो यहां से लाइट आएगी, ध्यान देना, यहां से लाइट आएगी, यहां से इधर पास होगी। अगर हम यहां से हैं, इधर से देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगेगा कि इन 2 जो छेद बनाए, जो स्लिट्स बनाई, वहां से लाइट आ रही है। तो ये दोनों सोर्सेस हो गए, ये दोनों सोर्सेस हो गए। नहीं आया समझ में? देखो लाइट का सोर्स इधर है, मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, ऐसे समझ लो ग्रीन लेजर लगा दी, रेड लेजर, यहां पे एक वुडन बोर्ड लगा दिया, 2 स्लिट्स बना दी, बहुत पास पास, बहुत पास पास, बहुत क्लोज, 0.5 mm के, इतना बहुत क्लोज है ये। ठीक, तो यहां से जो लाइट आएगी वो यहां से भी आएगी। तो ऐसा नहीं लग रहा है ये 2 सोर्सेस बन गए, लाइट यहां से आ रही है ना, लाइट तो यहां से आ रही है, इधर से इधर के लिए लाइट तो यहां से आ रही है, तो 2 सोर्सेस बन गए। अब ध्यान से देखना, इन सोर्स का नेम दे दिया सपोज S1 S2। ये जो 2 सोर्सेज हैं, क्या ये सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट एमिट करेंगे? यस, क्योंकि लाइट तो इसी से आ रही है। ठीक, तो जो फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां से आएगी वो यहां से आएगी, क्योंकि लाइट तो यही है, फ्रीक्वेंसी एक ही रहेगी, वेवलेंथ भी सेम रहेगी, क्योंकि लाइट यही है, यही दोनों जगह जा रही है। तो यहां से जो लाइट निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी सेम, वेवलेंथ सेम, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर इसमें फेज चेंज आता है तो दोनों में एक साथ फेज चेंज आएगा। ये दोनों यहां से इक्वल डिस्टेंस में, अगर इसमें फेज चेंज आता है तो दोनों में साथ में फेज का चेंज आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट बन गए, ये दोनों सोर्सेस कोहेरेंट है। ऐसे उन्होंने कोहेरेंट सोर्सेस बनाए। पेरेंट सोर्स एक ही है, उसके सामने एक कोई ऑब्जेक्ट रख किया, ओपेक ऑब्जेक्ट, वुडन बोर्ड ऐसा समझ लो, तो और उस वुडन बोर्ड में, उस ओपेक ऑब्जेक्ट में 2 स्लिट्स बना लिए, 2 छेद कर लिए। अब ये दोनों अपने आप में सोर्स हैं और कोहेरेंट सोर्स हैं। सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलेगी क्योंकि वहीं से आ रही है, सेम वेवलेंथ की निकलेगी, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर इसमें फेज चेंज आता है तो दोनों में एक साथ फेज चेंज आएगा। तो ऐसे उन्होंने कोहेरेंट सोर्सेज बनाए। सर ये तो बहुत आसान था, अब लग रहा है ना, लेकिन उस समय सोचते सोचते इतना टाइम लग गया। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसके सामने उन्होंने एक स्क्रीन प्लेस कर दी। अब स्क्रीन का नेम जब आता है तो आपके दिमाग में अलग अलग इमेजिनेशन बनने लगता है, कैसी स्क्रीन रही होगी, क्या होगा। स्क्रीन कुछ भी समझ लो, जैसे ये व्हाइट बोर्ड रख दिया, यहाँ पे व्हाइट पेज रख दिया, और इस स्क्रीन में एक पैटर्न मिला, अल्टरनेट डार्क ब्राइट बैंड्स मिले, और उन बैंड को बोला गया फ्रिंजेस। तो यहां पे क्या मिली? ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। कैसे सर, क्यों ये फ्रिंजेस यहां पे मिली, और ये दिखती कैसे हैं फ्रिंजेस? क्यों का आंसर तो बाद में, लेकिन पहले ये फ्रिंजेस होती कैसी हैं, ये डार्क और ब्राइट बैंड्स हैं, ये कैसे होते हैं, थोड़ा इसको मैं दिखा दूं। ठीक है, पहले सेटअप को समझ लो एक बार फिर से। है यहां पे हमारा मोनोक्रोमैटिक सोर्स, ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स, ठीक ऐसे। यहां पे हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट, यहां पे, तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट को ये समझ लो, ये रख लिया हमने। देखो ये थोड़ा आपको समझा देगा, जो मैं बता रहा हूं ये थोड़ा समझा देगा आपको कि ये प्लेसमेंट कैसा है। ऐसे आप साइड से देख रहे हैं, ठीक, यहां से, यहां पे मोनोक्रोमैटिक सोर्स, यहां पे ओपेक ऑब्जेक्ट, इसमें 2 स्लिट्स बना दिए, बहुत पास पास, बहुत क्लोज, और यहां पे स्क्रीन। स्क्रीन क्या है? व्हाइट पेज, व्हाइट बोर्ड, कुछ भी। उस स्क्रीन पे हमको मिले ब्राइट और डार्क बैंड्स, इनको बोला फ्रिंजेस। क्या बोला? फ्रिंजेस। वो फ्रिंजेस कैसी थी उसको मैं आपको इस लैपटॉप में दिखाता हूं। देखो वो फ्रिंजेस कैसी हमको मिली, तो यहां देखो,
इसमें दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है दिख रहा होगा। ये देखिए, ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स इधर, और ये हमारे पास टू कोहेरेंट सोर्सेस जो स्लिट्स बनाई गई हैं, और यहां पे इस स्क्रीन पे ऐसा पैटर्न मिला। ये देखिए, जो आपको रेड में दिख रहा है वो ब्राइट फ्रिंज है, और जो ब्लैक में दिख रहा है वो डार्क फ्रिंज है। ऐसा पैटर्न हमको मिला, समझ रहे हैं? ये देख रहे हैं? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो सभी ब्राइट फ्रिंजेस जो भी ब्राइट दिख रही हैं, सबकी इंटेंसिटी एक जैसी है, सबकी इंटेंसिटी सेम है। लेकिन एक पर्टिकुलर ब्राइट फ्रिंज में जाएं तो सेंटर वाले पार्ट में उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा चमक रही है। फिर जैसे जैसे दूर जाए इंटेंसिटी कम हो रही है, थोड़ा हल्की पड़ रही है। ठीक, अच्छा एक बार फिर, जो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है, चौड़ाई ब्राइट फ्रिंज की, वो कहां से कहां तक होगी? ध्यान से सुनना जो मैं ये बात बता रहा हूं, खैर ये लास्ट में भी आएगा। ब्राइट फ्रिंज की जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो कहां से कहां तक लेते हैं? वो लेते हैं जो पार्ट आपको सबसे ज्यादा डार्क दिख रहा है, ये वाला देख लो, और उसके ऊपर जो सबसे ज्यादा डार्क दिख रहा है, इन दोनों के बीच में जो, इन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो ब्राइट फ्रिंज की चौड़ाई हो गई। ये जो मेरी फिंगर आ गई, जितनी मेरी फिंगर है वो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है। डार्क फ्रिंज जो दिख रही है उसकी विड्थ कैसे लेते हैं? तो ये वाले पॉइंट जो सबसे ज्यादा ब्राइट है, फिर जो सबसे ज्यादा ब्राइट है, उन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है, सबसे ज्यादा ब्राइट, सबसे ज्यादा ब्राइट, उन दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो विड्थ है डार्क फ्रिंज की। ठीक, तो अभी यहां पे रहना है ऐसे, आपको यहां पे अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिली। ठीक है जी, ये तो हो गया। लेकिन अब बात ये आती है, भाई ऐसा हुआ क्यों? क्यों ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें दिख रही हैं? क्या रीजन है इसका? अब इसका रीजन देखते हैं। चलो इसका रीजन देखें। हाँ सर बिल्कुल देखें। अच्छा, इसके रीजन से पहले क्यों ना मैं आपको दिखा दूं रियलिटी में डार्क ब्राइट फ्रिंजेस लेजर से। ठीक, फिर मैं समझाऊंगा क्यों दिख रही हैं। चलिए देखें। ठीक है, लाइट ऑफ। मैं यहां पे आपको बताता हूं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। मैं यहां पे यूज कर रहा हूं मोनोक्रोमेटिक सोर्स, रेड लेजर मैं यहां पे यूज करूंगा, और ये है मेरे पास स्लिट्स। ये कॉम का एक पीस मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। ये देखिए इसमें स्लिट्स हैं। ठीक है, तो मैं इसको प्लेस करूंगा यहां होल्डर में, और मेरी स्क्रीन रहेगी सामने एक वॉल, ये स्क्रीन है। ठीक है, मैं इसको ऑन करता हूं और देखते हैं हमें सामने इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है या नहीं। ठीक है, मैंने ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स दिया, ये पास हुआ स्लिट से, बने टू कोहेरेंट सोर्सेस, और ये आगे देखते हैं एक पैटर्न हमें मिल रहा है। ये देखिए आगे वॉल पे, स्क्रीन पे एक पैटर्न हमें मिलेगा। ये देखिए हमें यहाँ पे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिल रही हैं। ये देखिए ब्राइट डार्क फ्रिंजेस दिख रही हैं आपको, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस। ये देखिए सब सेम इंटेंसिटी की है। इसमें एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये तो आपको मिल गया, एक ऑब्जर्वेशन कर। अब ये समझते हैं ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस हमें मिल क्यों रही है। देखिए ये हमारे पास मोनोक्रोमेटिक सोर्स। अच्छा, यहां से जो लाइट आ रही है उसको शार्प बनाने के लिए हम यहाँ पे एक स्लिट और लगा सकते हैं, ऐसे यहाँ पे एक ऐसे स्लिट लगा सकते हैं, तब ये शार्प बीम बन जाएगी। ठीक, और ये हमारे पास हो गए टू कोहेरेंट सोर्सेस, S1 और S2 इनके नेम दे दो, और यहाँ पे है हमारे पास स्क्रीन, यहाँ पे ये स्क्रीन है। ठीक है जी, देखो ध्यान से देखना, अभी यहां से लाइट जा रही है ऐसे, तो दोनों में साथ में जाएगी। अब हम लाइट को यहाँ पे एज अ वेव पढ़ रहे हैं, तो यहां से लाइट वेव जा रही है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट, और हाइजेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वेव फ्रंट पहुंचेगी उसमें जितने भी पॉइंट होंगे वो सब सोर्स हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जो स्लिट दिख रही है ये अपने आप में सोर्स हैं, सीधा सीधा ऐसे समझ लो। अगर ये सोर्स हैं तो ये अपनी वेव फ्रंट आगे भेजेंगे। ठीक, यहां से देखो लाइट ऐसे वेव फ्रंट की फॉर्म में आ रही है। अब यहां से ये दोनों सोर्स हैं, वेव फ्रंट पहुंचेगी ना एक साथ, वेव फ्रंट एक साथ एक टाइम पे यहां पहुंचेगी, तो वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट है वो अपने आप में सोर्स। तो यहाँ पे ये जो दोनों स्लिट्स हैं, सीधा सीधा ये जो दोनों स्लिट्स हैं ये अपने आप में सोर्स हैं। अगर ये सोर्स हैं तो अपने क्रेस्ट और ट्रफ आगे भेजेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर से ड्रॉ कर लेता हूं। पहले S1 सोर्स का देखिए, ये क्रेस्ट हो गई जो मैं ब्लैक से कर रहा हूं, ब्लू से कर रहा हूं मैं इसकी ट्रफ, ये ट्रफ है, ये इसकी ट्रफ हो गई। ठीक, फिर इसके बाद क्रेस्ट, ये अपनी वेव आगे भेज रहे हैं ना, यहां से वेव आगे जा रही है इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो क्रेस्ट ब्लैक वाली क्रेस्ट, और जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूं वो है वेव का ट्रफ, ट्रफ। ठीक है, तो ये क्रेस्ट ट्रफ, फिर आ जाएगी क्रेस्ट, ये फिर क्रेस्ट आ गई, ये S1 सोर्स की है अभी। ठीक है, यहां से जो वेव जा रही है, फिर इसके बाद इसकी ट्रफ ऐसे, फिर इसके बाद इसकी क्रेस्ट, आप थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेना कॉपी में आराम से। फिर इसके बाद इसकी ट्रफ, ये आ गई ट्रफ, और फिर इसके बाद इसकी क्रेस्ट,
एक और क्रेस्ट ड्रॉ कर लेते हैं, ये आ गया। ये भी S1 सोर्स का है। अब S2 सोर्स से भी वेव जाएगी आगे, दो सोर्सेज है ना, इससे भी जाएगी आगे, ठीक है। तो यहां से भी क्रेस्ट, ये हो गई इसकी क्रेस्ट, और फिर इसकी ट्रफ, तो ये हो गई इसकी ट्रफ। इसके बाद इसकी क्रेस्ट, आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना कॉपी में। फिर इसके बाद इसकी ट्रफ, ये ट्रफ, फिर क्रेस्ट, ये क्रेस्ट, फिर इसके बाद ट्रफ, तो ये हो गया ट्रफ, ठीक है। फिर क्रेस्ट, इतने काफी हैं, समझ में आ जाएगा अब इससे। अब ध्यान देना, जहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट सुपर इंपोज होती है और ट्रफ ट्रफ, वहां पे होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम। और जहां पे क्रेस्ट और ट्रफ सुपर इंपोज होंगे, एक का क्रेस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ, तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम, मतलब वहां पे बनेगी डार्क फ्रिंज, अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? देखो यहां देखो, इस पॉइंट को ध्यान से देखो, यहां पे एक की क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ सुपर इंपोज हो रही है, ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट, ये ब्लैक में क्या है, क्रेस्ट, हाँ क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट। तो इस लाइन को अगर देखें, ये यहां पे कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा होगा, ऐसे ही आगे बढ़ेगा ना, ऐसे ही आगे बढ़ेगा, स्क्रीन पे पड़ेगा, यहां पे कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा होगा, यहां पे हो रहा होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ और ट्रफ ट्रफ के साथ, ब्लैक में क्रेस्ट ब्लू में ट्रफ, ठीक। तो यहां पे कैसी फ्रिंज बनेगी, यहां पे बनेगी ब्राइट फ्रिंज सेंटर पे, यहां सेंटर पे कैसी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज, जिसको कहेंगे सेंटर ब्राइट फ्रिंज। समझ में आ गया ना इतना, ठीक है। अब देखो इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड, दोनों साइड, ये समझ में आ गया कैसी बन रही है ये जो स्क्रीन थी मैं फिर से दिखा देता हूं आपको। यहां पे मैं आपको थोड़ा एक बार फिर से दिखा देता हूं इसको, ये अच्छे से समझना भाई, अच्छे से क्लियर करना इसको आराम से। देखो ये ऐसे फ्रिंजेस आपको मिल रही है, ऐसा पैटर्न मिल रहा है, ये ऐसे में रखा हुआ है स्क्रीन, ठीक। स्क्रीन ये मत समझो यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन रखी हुई है, नहीं, यहाँ पे कोई व्हाइट पेज कोई व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है ऐसे, ठीक है। इसका वो समझ रहे हो कैसे कैसे किस साइड से रखा हुआ है, ठीक। अगर आप इधर से देखोगे फिर आपको ये दिखाई देगा, ये ऐसे में दिखा रहे हैं आपको, इधर साइड से साइड व्यू दिख रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक। यहां पे मिल गई सेंटर ब्राइट, सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, जिसे कहेंगे सेंटर ब्राइट। क्यों मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ के साथ हो रहा है, ठीक। यहां से ऊपर चले, यहां से ऊपर देखो, ये वाली लाइन पकड़ो, क्रेस्ट ट्रफ के साथ, क्रेस्ट ट्रफ के साथ, ये दिख रहा है ब्लैक में क्रेस्ट और ब्लू में ट्रफ, ये क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ। तो एक लाइन अगर ये पकड़े तो यहां ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, यहां पे क्रेस्ट ट्रफ के साथ हो रहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम जीरो, क्या बनेगा, अंधेरा, जिसको कहते हैं डार्क फ्रिंज। यहां पे क्या बनेगी, डार्क फ्रिंज। यहां पे इधर क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज, क्योंकि ये सेंटर के बाद है तो इसको बोलेंगे फर्स्ट डार्क, ठीक, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ठीक है। ये लाइन भी इसके नीचे, सेंटर के नीचे ये वाली लाइन पकड़ो, ये वाली, यहां पे भी क्रेस्ट ट्रफ के साथ हो रहा है, तो यहां भी फर्स्ट डार्क बोलेंगे। सेंटर के बाद जो होगा, दोनों साइड में होगा सेंटर के बाद, तो उसको फर्स्ट डार्क। अगर फिर नीचे चलो तो यहां पे क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रफ ट्रफ, क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ, कहां है ये वाली लाइन, हाँ ये वाली देखो, ये क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ, यहां इस लाइन पे, ठीक, इस लाइन पे अगर पकड़ो, क्योंकि क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ के साथ सुपर इंपोज हो रहा है, तो यहां पे बनेगी कैसी, ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट, सेंटर ब्राइट, फिर डार्क दोनों साइड, फिर फर्स्ट ब्राइट। यहां भी ऐसा ही हो रहा होगा, ये वाली लाइन पकड़ो, ये दिख रहा है, ये वाली लाइन क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ ट्रफ ट्रफ के साथ, ठीक। तो यहां पे ये ऐसे आगे बढ़ेगा ये पैटर्न, और यहां पे हमको क्या मिलेगा, यहां पे कहीं, यहां पे हमको मिलेगा फर्स्ट ब्राइट, ठीक। तो ये सेंटर ब्राइट, उसके बाद डार्क बनती है, फिर ब्राइट, ये चलता रहेगा ना ये पैटर्न। तो सेंटर के बाद जो आएगा वो डार्क आएगी, उसको बोलेंगे फर्स्ट डार्क, पहला डार्क आ रहा है ना सेंटर के बाद, सेंटर के बाद जो ब्राइट आएगा वो पहला ब्राइट आ रहा है, तो फर्स्ट ब्राइट, ठीक, ये चलता रहेगा। इसके ऊपर आपको मिलेगा फिर ब्राइट के बाद डार्क, सेकंड डार्क, फिर इसके बाद सेकंड ब्राइट, फिर यहां पर भी ऐसा ही सेकंड डार्क और फिर सेकंड ब्राइट। खैर आप समझ गए होंगे क्यों ये डार्क और ब्राइट मिल रहा है, समझ गए ना। ये दोनों अपने आप में सोर्स कोहेरेंट सोर्स है, क्योंकि पेरेंट सोर्स एक ही है, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी, जो यहां से लाइट आ रही है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर इसमें फेज चेंज आता है तो इन दोनों में साथ में आएगा। अब यहां से वेव्स निकल रही हैं क्रेस्ट क्रेस्ट के साथ और ट्रफ ट्रफ के साथ, अगर सुपर इंपोज होती है तो ब्राइट फ्रिंज, क्रेस्ट अगर ट्रफ के साथ होती है तो डार्क फ्रिंज अंधेरा मिलेगा।
तो सेंटर पे क्रेस्ट, क्रेस्ट के साथ ट्रफ, ट्रफ के साथ आ रहा है, तो सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज, जिसको बोला सेंटर ब्राइट, उसके ऊपर ये नीचे वो होगी डार्क, क्योंकि सेंटर के बाद पहला डार्क आ रहा है तो फर्स्ट डार्क, डार्क के बाद ब्राइट, पहला ब्राइट आ रहा है सेंटर के बाद तो फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क, फिर सेकंड ब्राइट। समझ गए? ये चल रहा है। क्लियर हो गई बात? ठीक। अब जो यहां पे फ्रिंजेस मिल रही है उनकी विड्थ कितनी होगी, उनकी चौड़ाई कितनी होगी, उन फ्रिंजेस की विड्थ कितनी होगी, अब हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक, इतना तो समझ गए ना? चलो आगे बढ़ेंगे। ये क्लियर हुआ? अच्छे से ड्रॉ कर लेना, लिख लेना। सेंटर के बाद डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड डार्क, सेकंड ब्राइट। ठीक, कहां पे ब्राइट कहां पे डार्क मिलेगा, ये क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ो। अब फ्रिंजेस की विड्थ कितनी होगी ये निकालनी है। चलो भाई, अब थोड़ा मैथमेटिक्स आएगी, अब मैथ्स चलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम करने वाले हैं, फॉर्मूले बनने वाले हैं, अच्छे से देखते हो। यहां पे हमारे पास अब टू सोर्सेज लेते हैं सीधा सीधा, ये S1 और S2, ये टू सोर्सेज हैं। यहां पे हमारे पास स्क्रीन है। ठीक, स्क्रीन और स्लिट के बिटवीन डिस्टेंस है कैपिटल D सपोज, और ये दोनों स्लिट्स स्मॉल d डिस्टेंस पे हैं। स्मॉल d बहुत कम डिस्टेंस होती है रिलेटिव में इनके बिटवीन, बहुत कम। ठीक है, ये स्मॉल d, ये कैपिटल D, ये इनका सेंटर हो गया O। ठीक, इनका सेंटर। चलो आगे बढ़ो। यहां पे सपोज वेव जा रही है, यहां पे कहीं मिल रही है P पॉइंट पे, यहां से वेव जा रही है कहीं मिल रही है P पॉइंट पे, यहां दोनों सोर्सेस से जो वेव जा रही है वो P पॉइंट पे कहीं मिल रही है। P पॉइंट ब्राइट होगा या डार्क होगा, यहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा कि यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो ब्राइट फ्रिंज, अगर P पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा तो डार्क फ्रिंज। कंस्ट्रक्टिव कब होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन देखो, याद करो कि अगर पार्ट डिफरेंस इसके इक्वल होगा, किसके इक्वल? कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा के इक्वल। अगर पार्ट डिफरेंस n लैम्डा के इक्वल यहां हो रहा होगा, यहां से वेव जा रही है ना, इनके बिटवीन कुछ पार्ट डिफरेंस होगा। पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल होगा इन वेव्स के बिटवीन? ये ज्यादा ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस, ये वाली यहां से निकलने वाली वेव, तो पार्ट डिफरेंस होगा S2p माइनस S1p। यहां से जो वेव जा रही हैं उनके बिटवीन पाथ डिफरेंस कितना होगा? S2p माइनस S1p। तो S2p माइनस S1p अगर n लैम्डा के इक्वल हो रहा होगा, n लैम्डा, तो कैसा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर ऐसा नहीं है, दूसरी कंडीशन आ जाती है कि अगर पार्ट डिफरेंस S2p माइनस S1p ये अगर n प्लस हाफ लैम्डा के इक्वल हो रहा होगा, पार्ट डिफरेंस n प्लस हाफ मतलब 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, अगर इसके इक्वल हो रहा होगा पार्ट डिफरेंस इन दोनों वेव्स के बिटवीन 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल, तो यहां पे कैसा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव, और हमें मिलेगा डार्क फ्रिंज। क्लियर हो गया ना? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, खैर अभी चलेंगे, अभी समझ में आ जाएगा। चलो फिर से, ये हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप, यहां से दो वेव जा रही है, P पॉइंट पे मिल रही है। हमें निकालना क्या है? हमें फ्रिंजेस की विड्थ निकालनी है, किसके इक्वल होगी और किस पे डिपेंड करेगी? जो फ्रिंजेस की विड्थ है, जो चौड़ाई है। ठीक है, तो हमने कहा यहां से वेव जा रही है, यहां से वेव जा रही है, इसको ज्वाइन कर लो, ऐसे कर लिया, यहां से भी इसको ज्वाइन कर लो, इसको थोड़ा सही से ड्रॉ करो, इसको भी ज्वाइन करो, कर दिया, ये भी ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब देखो भाई, अब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया। ठीक, सपोज ये P पॉइंट सेंटर से x डिस्टेंस पे है। ठीक, ये d है टोटल, ये हाफ है तो ये d बाई 2 हो गया, और ये भी हाफ है, ये d बाई 2 हो गया। ठीक, हमें निकालना क्या है? पार्ट डिफरेंस। S2p माइनस S1p पे पहुंचना है, S2p माइनस S1p पे पहुंचना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, यहां पे बताओ S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर किसके इक्वल होगा? सर ऐसा क्यों किया? जबरदस्ती क्योंकि हमें S2p माइनस S1p चाहिए। अभी देखो कैसे निकलेगा S2p माइनस S1p से, इससे समझ में आ जाएगा। तो S2p स्क्वायर माइनस S1p स्क्वायर कर दिया। S2p स्क्वायर इस ट्राइंगल पे देखो, हाइपोटेनस स्क्वायर S2p स्क्वायर इस ट्राइंगल पे देखो, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर ये कितना है? ये x है, प्लस ये, मतलब S2p स्क्वायर इस ट्राइंगल में देखो तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है? x प्लस d बाई 2 होल स्क्वायर। दिस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर, x प्लस ये x प्लस d बाई 2 होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, सही है, माइनस S1p स्क्वायर। अब S1p स्क्वायर किसके इक्वल है? ये ट्राइंगल में देखो, छोटे वाले में ऊपर दिख रहा है, ये S1p स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये कितना है? यहां से यहां तक x है, जिसमें से ये d बाई 2 है, तो ये कितना हो गया? x माइनस डी बाई 2। ये चाहिए ना इस ट्राइंगल के लिए, S1p स्क्वायर के लिए ये चाहिए, तो ये x है, जिसमें से ये d बाई 2 है, तो ये कितना बचा? x माइनस डी बाई 2, तो x माइनस डी बाई 2
होल स्क्वायर, ठीक, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस कितना है, ये वाला पार्ट कितना है, d प्लस टी स्क्वायर। चलो ठीक है, अब इसको ओपन कर लो, s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मिलेगा 2xd, कितना मिलेगा 2xd। कैसे सर, बता दूं, इसको डायरेक्ट लिखना आप इसमें 2xd, ठीक है। कैसे मिलेगा इसको ओपन करके बताता हूं। यहाँ पे ये देखो, पहले इसको a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2xd बाई 2 से 2 गया xd, समझ आ गया, प्लस डी स्क्वायर। अभी तो मैथ्स है ना, तो जल्दी करना पड़ेगा थोड़ा, माइनस ये वाला a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2xd बाई 2 से 2 गया xd, सही है, प्लस डी स्क्वायर तो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस है, इसको अंदर ले जाओ, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, सही है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर गया, ठीक, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, डी स्क्वायर बाई 4 से डी स्क्वायर बाई 4 गया, एक्स डी प्लस एक्स डी 2xd हो गया, एक्स डी प्लस एक्स डी 2xd हो गया। समझ आ गया, ये तो कर लो ना, ये तो मैथ्स है, ये तो मैथ्स है, ये तो कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे इसमें, इसको और आगे सॉल्व करेंगे, करें, हाँ बिल्कुल करें। देखो इतना आ गया ना, ठीक। अब इस s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको लिख लो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक, a प्लस बी a माइनस बी, यही तो आएगा, a प्लस बी a माइनस बी, ये आता है 2xd। अब हमें चाहिए पार्ट डिफरेंस, यहां से जो वेव जा रही है उनके बिटवीन पार्ट डिफरेंस, s2p माइनस s1p चाहिए, तो s2p माइनस s1p इक्वल टू 2xd अपॉन s2p प्लस s1p, सही है, ठीक है। अब देखो यहां पे थोड़ा एजम्पशन चलेगा, एजम्पशन ये है कि सपोज इफ xd इज लेस देन t, देखो रियलिटी में होता क्या है ना, ये जो टू सोर्सेस के बिटवीन डिस्टेंस है, स्लिट्स के बिटवीन डिस्टेंस है, बहुत कम होती है, 0.5 mm के करीब, और जो स्क्रीन है वो दूर रखी जाती है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, ये जो स्क्रीन है वो स्लिट से दूर रखी जाती है, उनके बिटवीन डिस्टेंस बहुत कम होती है। अब हम क्या ले रहे हैं, ये पी पॉइंट ये वाला बहुत पास है सेंटर के, एक्स डी इज लेस देन डी, समझो ऐसा, ये S1 है, ये S2 है, बहुत पास पास, और ये सेंटर है O, ये O यहां ले लो, कहीं ले लो, यहां पे ले लो O, ठीक, इनके बिटवीन डिस्टेंस बहुत कम है, और ये P पॉइंट यहां पे ले रहे हैं, एक्स डी इज लेस देन डी एक्स, ठीक। तो ये देखो S2P और S1P लगभग D के ही बराबर तो हो जाएंगे, ठीक, मैंने तो फिर भी दूर कर दिया और पास हैं, तो S2P और S1P लगभग D के बराबर हो गए, ठीक है, समझ रहे हो। देखो इनके बिटवीन डिस्टेंस बहुत कम होती है रिलेटिव में, ठीक, और ये x भी हम पास ले रहे हैं, ये तो S2P लगभग D के इक्वल और S1P D के इक्वल, ठीक है। तो यहां पे इफ xd इज लेस देन d, S2P प्लस S1P किसके इक्वल हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये D है, ये D है, 2D के इक्वल, लगभग 2D के इक्वल, ठीक, 2D के इक्वल आ गया। चलो जी इसको यहां रख लो, इसको यहां रख लो, तो क्या मिलेगा आपको, सो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू 2xd अपॉन ये 2d हो गया, 2 से 2 गया, और S2P माइनस S1P इज इक्वल टू xd अपॉन d। इतना समझ में आ गया, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब यहां से निकालते हैं, पॉइंट्स निकालेंगे यहां से, देखो बड़े जबरदस्त पॉइंट्स यहां से निकलने वाले, ठीक, इतना हो गया ना, ये समझ में आ गया, ये क्लियर हुई बात, हाँ सर ये तो आ गया। अब देखो आगे देखो, इसमें सपोज यहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है P पॉइंट पे, तो इसमें लिखना A फॉर ब्राइट फ्रिंज। अगर यहां पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है, तो पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, S2P माइनस S1P, पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल आना चाहिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, एन लैम्डा के इक्वल, किया हमने इससे पहले। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल होता है, पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल हो गया, S2P माइनस S1P, ये एन लैम्डा के इक्वल। इसको यहां रख दो, तो इसको यहां रख लिया, तो हमने कहा एन लैम्डा इक्वल टू एक्स एन लगा दिया, एक्स एन है डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस सेंटर से, इसको अच्छे से लिखें तब समझ में आएगा, एक्स एन इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल टी। एक्सएन क्या है, एक्सएन है डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर से nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस है एक्सएन। तो आपसे पूछा गया भाई सेंटर से फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस बताओ, तो n इक्वल टू 1 रख लो, लैम्डा डी अपॉन डी। सेकंड ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस बताओ,
सेंटर से, तो n इक्वल टू 2 रख लो, 2 लैम्डा डी अपॉन डी। थर्ड ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस बताओ, 3 लैम्डा डी अपॉन डी। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की 4 लैम्डा डी अपॉन डी। फिफ्थ की 5 लैम्डा डी अपॉन डी। सिक्स्थ की 6 लैम्डा डी अपॉन डी। सेवंथ की 7 लैम्डा डी अपॉन डी। एट्थ की 8 लैम्डा डी अपॉन डी। एंथ की बताओ n लैम्डा डी अपॉन डी। समझ में आ गया हम? ये है, ठीक। सर जरूरी थोड़ी है वहां पे ब्राइट ही बनेगा, डार्क भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर डार्क बनेगा तो डार्क की कितनी डिस्टेंस आएगी, डार्क फ्रिंज बन रही है तो डार्क की कितनी डिस्टेंस आएगी सेंटर से निकालते हैं, ये हो गया ना पहले। चलो आगे देखो, ठीक, इसको हटा दूं, इसको यहां से हटा दूं, इसको लिख लेना। अब अगर P पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस हो रहा है तो वहां पे बनेगी डार्क फ्रिंज, तो लिखिए B फॉर डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है? S2P माइनस S1P, पाथ डिफरेंस। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल? हमने पढ़ा है पाथ डिफरेंस आना चाहिए 2n+1 लैम्डा बाई 2, इसके इक्वल। n कहां से स्टार्ट करते थे देखना, इसको n 0 से स्टार्ट करते थे, ठीक, याद है? ठीक है, इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं 2n-1 लैम्डा बाई 2, लेकिन इस बारी n 1 से स्टार्ट करना होता है। बात एक ही है, दोनों चीज एक ही है। यहां पे अगर इस फॉर्म में है, ज्यादा बुक्स में यही होगा, अगर इस फॉर्म में है तो n इक्वल टू मतलब 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। और अगर इस फॉर्म में तो n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो। देखो दोनों एक ही चीज है। अगर n इक्वल टू 1 के लिए करें 1 तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा बाई 2 1 के लिए, और 0 से कर लो, 0 रख लो, लैम्डा बाई 2 ऐसे भी आ गया। 1 रख लो तो ये हो गया 2, ये 2 रख लो, सॉरी 1 रख लिया, और 2 रख लो, 2 2 4 -1 3 लैम्डा बाई 2 इसके बाद का पार्ट डिफरेंस। इसके लिए 1 रख लो, 2 + 1 3 लैम्डा बाई 2। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। अगर 2n-1 लैम्डा बाई 2 है तो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर 2n+1 की फॉर्म में है तो 0 से स्टार्ट है। दोनों एक ही चीज है भाई, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है कि ये है, दोनों एक चीज है, बस n का डिफरेंस है। बुक में हम ये तो याद कर लेते हैं कि 2n-1 लैम्डा बाई 2 है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। फिर हम ये याद कर लेते हैं, भूल जाते हैं 0 से स्टार्ट हो रहा है। दोनों एक ही चीज है, बस n का डिफरेंस है, कहां से स्टार्ट हो रहा है ये देखना है। ये फॉर्म में है तो 1 से, ये फॉर्म में है तो 0 से। मैं इसको पहले मैंने इस फॉर्म में बताया था, इस फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि इस फॉर्म में लिखने से आसानी बनती है, थोड़ा सा इजी बनेगा ये, ठीक है। तो चलिए इस फॉर्म में, लेकिन n कहां से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, समझ गए? ठीक, तो फिर से वापस यहां पे, तो डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल, 2n-1 लैम्डा बाई 2, ठीक। तो पार्ट डिफरेंस इसके इक्वल है। यहां पे ये जनरल फॉर्मूला जो बना था, अब रख लो इसको यहां। x n डैश, nth डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, ब्राइट के लिए xn किया था, x n डैश डार्क के लिए x n डैश d बाई d इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। x n डैश किसके इक्वल आ जाएगा? ये आ जाएगा x n डैश इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा d अपॉन 2d के इक्वल। This is what? This is distance of nth dark fringe from the center, इतना क्लियर हुआ? समझ में आ गया ये? तो अगर आपको फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस बतानी हो तो n इक्वल टू 1 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस ये 1 हो जाएगा 2-1 1 लैम्डा डी अपॉन 2d। अगर आपको सेकंड डार्क की डिस्टेंस बतानी हो सेंटर से तो n इक्वल टू 2 रख दो, 2 2 4 -1 3 लैम्डा डी बाई 2d। सर आपने 2n+1 की फॉर्म में क्यों नहीं रखा? अगर वो रखता तो ये n+1 की डिस्टेंस आ जाती, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, n+1 की होती, इसलिए इस फॉर्म में बस ये nth डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस हो गई। सीधा सीधा कंफ्यूज मत हो, nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस सेंटर से ये है, और ये है nth डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस सेंटर से, ठीक है। जिसकी चाहिए n वो पुट कर दो। फर्स्ट डार्क की n इक्वल टू 1, सेकंड ब्राइट की n इक्वल टू 2, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो भाई आगे बढ़ेंगे, हमें पहुंचना है फ्रिंज विड्थ पे। फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी उसके लिए पहले ये करना जरूरी था। क्या ये समझ में आ गया? चलो आगे चला जाए, हटा दो इसको, ठीक है। इसमें आगे बढ़ेंगे भाई, अच्छे से देखो, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है, तो अच्छे से देखना है, कंफ्यूज नहीं होना। चलो एक बार इन फॉर्मूलेस को फिर से लिख लेते हैं। ब्राइट फ्रिंज के लिए xn, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर n लैम्डा d अपॉन d, और डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर 2n-1 लैम्डा d अपॉन 2d, ठीक, यही तो था, ठीक है। चलो इसको हटाओ। अब देखो एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, एक बार फिर से इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं।
ये हमारे पास है स्क्रीन, सेंटर पे क्या बनता है, ब्राइट फ्रिंज, सेंटर ब्राइट। इसके बाद क्या बनता है, डार्क, फर्स्ट डार्क, दोनों साइड, ठीक है। सेंटर ब्राइट से फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस कितनी होगी, सेंटर ब्राइट से फर्स्ट डार्क की, सेंटर से फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस, तो n इक्वल टू 1 कर दो इसमें, ये हो गया 2 माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d, ये हो गया लैम्डा डी अपॉन 2d, ठीक है। फर्स्ट डार्क के बाद बनेगा फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट दोनों साइड, यहां भी ये डिस्टेंस भी इतनी होगी, सेंटर ब्राइट से फर्स्ट डार्क, ये डिस्टेंस भी सेम होगी, मैं एक ही साइड लिख रहा हूं, समझ जाना, इधर भी यही है ये, ठीक है ना। चलो सेंटर ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट की, सेंटर से फर्स्ट ब्राइट की, सेंटर से फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी होगी, फर्स्ट ब्राइट की n इक्वल टू 1 कर दो, लैम्डा डी अपॉन डी, ठीक। इसके बाद सेकंड डार्क मिलेगा, सेकंड डार्क, सेकंड डार्क, सेकंड डार्क, इधर भी मिलेगा सेकंड डार्क, इधर भी मिलेगा सेकंड डार्क, ठीक है। तो सेंटर से सेकंड डार्क की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको चाहिए, सेंटर से सेकंड डार्क की डिस्टेंस ये वाली, ये कितनी होगी जी, सेकंड डार्क की चाहिए 2 to 4 - 1 3 लैम्डा डी अपॉन 2d, 3 लैम्डा डी अपॉन 2d। अब ध्यान दो, d अपॉन डी सब में आ रहा है, कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, ये सब में आ रहा है, d अपॉन डी, कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, ये सब में आ रहा है, d अपॉन डी, d अपॉन डी, d अपॉन डी। डिफरेंस इसका है, यहां देखो, सेंटर ब्राइट से फर्स्ट डार्क लैम्डा बाई 2, सेंटर ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट लैम्डा, लैम्डा बाई 2 के बाद लैम्डा हो गया, 0.5 लैम्डा के बाद लैम्डा, फिर लैम्डा के बाद 1.5 लैम्डा, 3/2, ठीक। इसके बाद निकालने जाओगे सेकंड डार्क के बाद क्या बनेगा, सेकंड ब्राइट, उसकी कितनी आएगी 2 लैम्डा, सेकंड ब्राइट के लिए 2 लैम्डा, ठीक, समझ में आ गया, ये है डिफरेंस, लैम्डा बाई 2, उसके बाद लैम्डा, फिर 3/2, फिर 2, फिर 2.5, ऐसा करके, ठीक हो गया, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे चलो, अब आपसे पूछा कि भाई फ्रिंजेस की विड्थ बताओ, जैसे ब्राइट फ्रिंज की, डार्क फ्रिंज की विड्थ बताओ, विड्थ बताओ। पहले मैं एक लाइन लिखता हूं, फिर बताएंगे, यहां ऊपर लिखूं, ऑल फ्रिंजेस, जितने भी फ्रिंजेस हैं, डार्क हो या ब्राइट हो, कोई भी हो, ऑल फ्रिंजेस आर ऑफ सेम विड्थ, सबकी विड्थ सेम होती है, इसको डिनोट करते हैं बीटा से, और किसके इक्वल होती है, लैम्डा डी अपॉन डी, सबकी विड्थ यही होती है, सबकी विड्थ सेम है, चाहे वो सेंटर वाली हो, ब्राइट वाली हो, थर्ड ब्राइट हो, सेकंड डार्क हो, सबकी विड्थ सेम है, लैम्डा डी अपॉन डी। अभी निकाल के भी बताऊंगा, देखते हैं। देखो आपको सपोज फर्स्ट ब्राइट की विड्थ निकालनी है, फर्स्ट ब्राइट की विड्थ, तो सेंटर से सेकंड डार्क, सेंटर से सेकंड डार्क की डिस्टेंस कितनी है, 3 लैम्डा डी अपॉन 2d, सेंटर से फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस कितनी है, ये है। फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क के बीच में क्या है, फर्स्ट ब्राइट, तो फर्स्ट ब्राइट की विड्थ निकल जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है, तो फर्स्ट ब्राइट की विड्थ निकल गई, ठीक। कितनी है फर्स्ट ब्राइट की विड्थ, निकाल लें यहां से, थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन करें, यहां से यहां तक डिस्टेंस 3 लैम्डा डी अपॉन 2d, 3 लैम्डा डी अपॉन 2d, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, पहले यहां से यहां तक की है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा डी अपॉन 2d, यहां से यहां तक माइनस कर लो, ये किसकी विड्थ आ जाएगी, जो इन दोनों के बीच में, यहां से यहां तक डिस्टेंस, ये माइनस ये ब्राइट की विड्थ आ जाएगी, तो ब्राइट की विड्थ कितनी हो गई, फर्स्ट ब्राइट की, फर्स्ट ब्राइट की, मैं इसको WB लिख रहा हूं, तो देखो ये निकाल लो, माइनस कर लो, तो ये कितना हो गया, 2 लैम्डा डी अपॉन 2d, लैम्डा डी अपॉन डी, सबकी यही आएगी, सबकी विड्थ यही आएगी, ठीक। मैं जनरल बता देता हूं, मैं बता रहा हूं आपको विड्थ डार्क की, आप ब्राइट की खुद निकाल लेना, ठीक है, सबकी यही आएगी, वैसे किसी की भी निकाल लो, मैं डार्क की एक जनरल बता रहा हूं, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, जनरल कोई भी डार्क फ्रिंज ले लो, ठीक। तो डार्क फ्रिंज की अगर विड्थ निकालनी है, जैसे फर्स्ट डार्क की विड्थ निकालनी है, तो या सेकंड डार्क की विड्थ निकालनी है, सेकंड डार्क की, मैं जनरल बता रहा हूं, लेकिन एग्जांपल मैं इसको लेके चल रहा हूं, ठीक। सेकंड डार्क की आपको विड्थ निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, देखो सेकंड डार्क के ऊपर क्या बनेगा, सेकंड डार्क के ऊपर बनेगा सेकंड ब्राइट, सेकंड ब्राइट, ठीक। तो अगर आपको सेकंड डार्क की विड्थ निकालनी है, तो सेंटर ब्राइट से सेकंड ब्राइट की डिस्टेंस निकालो, सेंटर ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस निकालो, दोनों को माइनस कर लो, वो विड्थ आ जाएगी सेकंड डार्क की। तो एक जनरल डार्क की विड्थ निकालते हैं, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, तो ये हो जाएगा xn, डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर, nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर डिस्टेंस, माइनस डिस्टेंस ऑफ n-1th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। समझ में आ गया? अगर आपको सेकंड डार्क निकालनी है, nth ब्राइट फ्रिंज की निकालो, सेकंड की, उसको माइनस कर दो डिस्टेंस, उसको माइनस कर दो फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस से, ठीक।
तो डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर माइनस डिस्टेंस ऑफ n माइनस 1th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर। ठीक, दोनों को माइनस कर दोगे, यहां से यहां तक डिस्टेंस माइनस यहां से वो सेकंड डार्क की विड्थ आ जाएगी। तो ये कितनी आ रही है, देखो जनरल वाले बात लिखती मैंने। तो xn कितना है, n लैम्डा d अपॉन d। n माइनस 1 के लिए कितना हो जाएगा, n 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। n माइनस 1 के लिए n माइनस 1 कर दो, n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन d। समझ लो सेकंड डार्क की निकालनी है, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 2। ठीक, इसके ऊपर वाली देखनी है सेकंड ब्राइट 2 और n माइनस 1 1। समझ आ गया ना, कंफ्यूज तो नहीं हुआ। ठीक, तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज कितना आ गया, ये n लैम्डा d अपॉन d माइनस n लैम्डा d अपॉन d प्लस लैम्डा d अपॉन d, तो ये कैंसिल हो गया। विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज कितनी आ गई, लैम्डा d अपॉन d। तो सभी डार्क फ्रिंज की विड्थ यही आएगी लैम्डा d अपॉन d, और सभी ब्राइट फ्रिंज की विड्थ भी यही आएगी लैम्डा d अपॉन d। तो सीधा बोल दिया सब फ्रिंजेस की विड्थ सेम होती है लैम्डा d अपॉन d। ठीक है, ये जनरल निकाल लिया। बाकी निकालने का तरीका क्या है, अगर सेकंड डार्क की निकालनी है, यहां से सेकंड ब्राइट की डिस्टेंस देखो, माइनस कर दो यहां से फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस से, तो बीच में डार्क है उसकी विड्थ आ जाएगी। ठीक, इसको मैं थोड़ा यहां से दिखा के भी बता देता हूं आपको। देखो भैया समझना है तो अच्छे से समझना है। ठीक है, यहां से मैं आपको बता देता हूं। ठीक, ये देखो, यहां पे देखो, ये हमारे पास सेंटर है स्क्रीन का। ठीक, ये n इक्वल टू 0 दिख रहा होगा, लिखा हुआ n इक्वल टू 0, ये सेंटर है स्क्रीन का। यहां पे सेंटर ब्राइट फ्रिंज ब्राइट बन रही है। ठीक, इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो ब्लैक में दिख रहा है, ये है फर्स्ट डार्क, ये वाली, ये फर्स्ट डार्क। इसके ऊपर फर्स्ट ब्राइट n इक्वल टू 1 पे फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क सेकंड ब्राइट। इतना समझ में आ गया। ठीक, अब देखिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, विड्थ आपको निकालनी हो, विड्थ आपको निकालनी हो तो क्या करना है, विड्थ के लिए क्या करना है, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। मैंने कहा भाई विड्थ निकालो इस डार्क की, कौन सी डार्क हो गई है, ये हो गई सेकंड डार्क, सेकंड डार्क की विड्थ निकालो। तो सेंटर से सेकंड ब्राइट की डिस्टेंस, यहां से इसकी डिस्टेंस माइनस यहां से फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस, तो ये आ जाएगी विड्थ सेकंड डार्क की। ऐसे आप निकाल सकते हैं सभी फ्रिंजेस की। ठीक, समझ में आ गया यहाँ पे क्या है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक, अब चलो आगे, अब इसमें आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई ना, सभी फ्रिंजेस की विड्थ होती है सेम। अगर इंटेंसिटी की बात करें, अब इंटेंसिटी जैसा मैंने बताया, सभी फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम होती है। सभी फ्रिंज, सभी ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क वाले तो डार्क ही हो गए, सभी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी एक जैसी होती है। ठीक, लेकिन वो बीच में ज्यादा ब्राइट होती है, जैसे ब्राइट फ्रिंज है ना, यहां से यहां तक ये ब्राइट फ्रिंज है, तो बीच में ज्यादा ब्राइट होती है, फिर साइड में चले जाओ कम होती जाती है। लेकिन सभी जितने भी ब्राइट है उनके साथ यही होता है, बीच में सबसे ज्यादा और इधर कम, लेकिन सबकी इंटेंसिटी होती है सेम, सबकी इंटेंसिटी सेम होती है। ठीक है, यहां पे देखते हैं, लिखते हैं ऑल फ्रिंजेस, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क वाली तो डार्क ही हो गई, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी, सबकी इंटेंसिटी होती है एक जैसी। ठीक, अगर इंटेंसिटी कर्व बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी कर्व पाथ डिफरेंस के साथ, तो यहां लेंगे हम इंटेंसिटी y एक्सिस में, और x एक्सिस में हम लेंगे पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस ऐसे, यहां पे 0, यहां पे लैम्डा बाई 2, यहां पे लैम्डा, यहां पे 0.5 लैम्डा, 1 लैम्डा, 1.5 मतलब 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ फिर ले लेंगे 2 लैम्डा, इस साइड भी यही लेंगे लैम्डा बाई 2, फिर यहाँ पे लैम्डा, फिर 3 लैम्डा बाई 2, और इधर ले लेंगे हम 2 लैम्डा। ठीक, अब देखो ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। जब पाथ डिफरेंस जीरो हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम, यहां पे ले लेते हैं इंटेंसिटी मैक्सिमम, दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है, दोनों कोहेरेंट सोर्सेज जो लाइट वेव्स आ रही है दोनों का अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो जाएगी, ये मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, फिर लैम्डा बाई 2 पे जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा, लैम्डा बाई 2 होगा जब पाथ डिफरेंस, लैम्डा बाई 2 जब पाथ डिफरेंस होगा तो इंटेंसिटी 0। ठीक, फिर लैम्डा पे इंटेंसिटी मैक्सिमम जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा 2 वेव्स के बिटवीन, जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा ना, n लैम्डा जब पाथ डिफरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी मैक्सिमम। ठीक, और जब ऑड मल्टीपल होगा लैम्डा बाई 2 का तो इंटेंसिटी मिनिमम, तो लैम्डा पे मैक्सिमम,
फिर यहाँ मिनिमम, फिर 2 लैम्डा पे मैक्सिमम। यहाँ भी चलो लैम्डा पे मैक्सिमम, 3 लैम्डा बाई 2 पे 0, फिर 2 लैम्डा पे मैक्सिमम। तो इंटेंसिटी कर्व ऐसे आएगा, देखो इंटेंसिटी कर्व ऐसे, सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, जितनी भी फ्रिंजेस बन रही है ना सबकी इंटेंसिटी होती है सेम, लेकिन इंटेंसिटी बीच में ज्यादा होगी, फिर साइड में जाओ फ्रिंज के कम होती जाएगी। ठीक, ये ऐसे और आगे ऐसे। इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक, ये इंटेंसिटी कर्व आ गया, इधर पार्ट डिफरेंस ले लिया और यहाँ इंटेंसिटी। दिस इज इंटेंसिटी कर्व फॉर इंटरफियरेंस। समझ में आ गया ना, इंटेंसिटी वर्सेस पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस जब 0 लैम्डा 2 लैम्डा होगा तो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज बनेगी जिसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है। अगर पार्ट डिफरेंस 2 वेव्स के बिटवीन लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 है, इंटेंसिटी गिर जाती है। ये देखिए 0 आ गई इंटेंसिटी। इंटेंसिटी फ्रिंज के बीच में सबसे ज्यादा होती है, साइड में जाओ कम होती चली जाती है, ये कम हो गई। इतनी बात समझ गए, क्लियर हो गई ये बातें। ठीक है, अब थोड़ा इसमें और छोटी छोटी चीजें समझते हैं। अगर हम व्हाइट लाइट से इंटरफेरेंस कराने जा रहे हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, व्हाइट लाइट में 7 कलर, सब अपना अपना इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न अपना अपना बनेगा, तो सब ओवरलैप हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे तो हमको शार्प फ्रिंजेस नहीं दिखाई देंगी। ठीक, क्लियर पैटर्न नहीं बनेगा, तो इंटरफेरेंस के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, और इसमें समझ लो, थोड़ा और इसमें समझ लो। देखो एक बड़ी अच्छी बात, यहां पे हमने स्लिट्स बनाई। अगर लाइट एक पार्टिकल होती, लाइट क्या होती, पार्टिकल होती, जैसे बॉल, पत्थर, कोई पार्टिकल। ठीक है, आपने यहां से बॉल को फेंका, बहुत सारी बॉल्स फेंक रहे हैं यहां से इधर, तो बॉल कहां जाएंगी, स्क्रीन पे कहां टकरेंगी, यहां छोटी छोटी स्लिट्स है ना, ये बॉल फेंकी आपने। ठीक, बॉल की साइज की स्लिट है, ऐसा समझ लो, जितनी बॉल होती है फुटबॉल समझ लो, ये फुटबॉल नहीं, क्रिकेट बॉल समझ लो। ऐसे आप बॉल फेंक रहे हैं यहां स्लिट से, 2 स्लिट्स बनाई हुई है, तो बॉल तो यहीं टकरेंगे ना, बॉल यहीं तो टकरेंगे, यहां बीच में थोड़ी जाएंगी, ये यहां थोड़ी जाएंगे। ये स्लिट्स हैं, आप ऐसे बॉल फेंक रहे हैं। ठीक, आगे ऐसे बॉल, पार्टिकल पार्टिकल, ठीक, पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ भी फेंक रहे हैं, तो यहीं तो जाएंगे, यहां बीच में नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। अगर इधर जो चीज जा रही है या इधर जा रही है या इधर जा रही है, इसका मतलब वो वेव है। ठीक है, क्योंकि अगर लाइट पार्टिकल होती, यहां से लाइट हम भेज रहे हैं तो यही लाइट दिखती, बस यहां तो शैडो दिखता, अंधेरा दिखता। लाइट यहां भी गई, इधर भी गई, फैली है, मतलब लाइट एक वेव है। फिर लाइट ने एक अल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनाई, अल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस लाइट ने बनाई। वो कब पॉसिबल है, जब ब्राइट कब बन रही होगी, जब क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट और ट्रफ के साथ ट्रफ। डार्क कब बन रही होगी, जब क्रेस्ट के साथ ट्रफ। तो ये डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनना, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बस वेव थ्योरी ऑफ लाइट से। तो सीधी सीधी बात, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो फिनोमिनन है, ये प्रूव करता है कि लाइट का नेचर वेव नेचर है। इसको हम पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते इंटरफेरेंस को। पार्टिकल क्योंकि अगर आप फेंको तो यहीं तो जाएंगे, यहां थोड़ी जाएंगे वो बीच में, इधर थोड़ी जाएंगे वो तो यहीं जाएंगे ना, ये पार्टिकल यहीं तो गिरेंगे, क्योंकि लाइट यहां भी जा रही है, यहां भी जा रही है, और फिर अल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बना रही है। इसका मतलब लाइट का नेचर वेव नेचर ही है। ठीक, ये अभी तक की कहानी है कि लाइट का नेचर वेव नेचर है, ऐसा सोच रहे थे उस समय, 1801 का एक्सपेरिमेंट है। खैर, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आगे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको हटा दूं। ठीक, एक क्वेश्चन छोटा सा सिंपल क्वेश्चन, फिर बाद में भी इसके क्वेश्चंस करेंगे। एक सिंपल क्वेश्चंस देख लें, एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमारे पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, जिसमें डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है 1 मिलीमीटर सपोज, और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ये है हमारे पास 1 मीटर सपोज। फाइंड फ्रिंज विड्थ, सारे फ्रिंजेस सेम विड्थ की होती है, बीटा से डिनोट करते हैं। फ्रिंज विड्थ आपको फाइंड करनी है फॉर वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर की लाइट, 500 नैनोमीटर का मोनोक्रोमेटिक सोर्स आप यूज कर रहे हैं, 500 नैनोमीटर की लाइट यूज कर रहे हैं, तो बीटा बताओ, फ्रिंज विड्थ बताओ। तो सिंपल, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। तो बीटा इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज 500 इंटू 10⁻⁹ डी। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स 1 मिलीमीटर 10⁻⁻3। तो ये हो गया बीटा इक्वल टू, ये ऊपर ले जाओ, ये हो गया 10⁻⁻7 -4। सही है क्या, चेक करें एक बार फिर से। ठीक है, ये हो गया 500 नैनोमीटर, 500 इंटू नैनोमीटर है ना, इसको मीटर में करना है, नैनो 9 10⁻⁻9, ये मिली है, 3 बार मिली 10⁻⁻3। तो लैम्डा 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 लैम्डा, ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁷, डी है 1 अपॉन 10⁻3 -7 -6
हाँ ठीक तो है, -4 मीटर। फिर से देखें, -6 -4 मीटर, हाँ 5 × 10⁻⁻⁴ मीटर, ये आ गई फ्रिंज की विड्थ। सारे फ्रिंजेस इसी विड्थ की होंगी। ठीक हो गया, सारी बातें क्लियर हो गई। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा, तो कोहेरेंट सोर्सेस, 2 कोहेरेंट सोर्सेस कैसे बनाए, स्लिट्स बना के, पेरेंट सोर्स एक ही था, स्लिट्स बना के। ठीक, वहां पे हमको फिर डार्क ब्राइट फ्रिंजेस मिली। क्यों मिली वो मैंने एक्सप्लेन किया। क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ मिल रहा होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट, क्रेस्ट ट्रफ मिलेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क। फिर हमने देखा भाई फ्रिंजेस कहाँ कितनी डिस्टेंस पे बनती है सेंटर से, हमने nth ब्राइट फ्रिंज nth डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस निकाली। फिर हमने निकाला फ्रिंज विड्थ। फिर हमने देखा सारी फ्रिंजेस तो सेम विड्थ की है। फिर हमने देखा इंटेंसिटी, सारी की फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम है, लेकिन ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी देखें, जैसे जैसे दूर जाएं ब्राइट फ्रिंज से इंटेंसिटी कम होती है, लेकिन सबकी इंटेंसिटी एक जैसी है। तो ये था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अच्छे से इसको पढ़ते रहें, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो इसमें इतना ही, थैंक यू। करते हैं, अगर मैं स्क्रीन को सामने लेके आऊं, जो कैपिटल डी है उसको मैं डिक्रीज कर दूं, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, स्क्रीन को स्लिट के सामने लेके आऊं, तो फ्रिंजेस की विड्थ के साथ, अभी देखिए कितनी विड्थ है इनकी, तो फ्रिंजेस की विड्थ देखते हैं इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। चलिए ये मैं लेके आया स्क्रीन पास में, तो फ्रिंजेस की विड्थ देखते हैं इंक्रीज या डिक्रीज। ये देखिए ये सब मिक्स हो गई हैं। थोड़ा स्क्रीन को पीछे ले जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं मिलेगा। ये देखिए फ्रिंजेस की विड्थ देखिए बहुत कम विड्थ हो गई है, बहुत कम विड्थ हो गई है, और जैसे जैसे स्क्रीन दूर जा रही है विड्थ बढ़ रही है, विड्थ बढ़ रही है। ठीक है, वापस अपनी पुरानी स्क्रीन पे देखते हैं जो दूर थी। तो जब डिस्टेंस इंक्रीज होगी स्लिट्स और स्क्रीन के बिटवीन, तो ये देखिए फ्रिंजेस की विड्थ बढ़ गई, और जैसे जैसे स्क्रीन पास आ रही है कैपिटल डी डिक्रीज हो रहा है, फ्रिंजेस की विड्थ डिक्रीज हो रही है। तो ये है हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न।